बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने अपने देश के लोगों को सार्वजनिक रूप से समझाया कि वे ऐसा न करें। आखिर वे ऐसा न करें, इसका मतलब क्या हुआ? चूंकि बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से इंडिया प्रोडक्ट का बॉयकॉट करने का एक कैंपेन चल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूं कि ये कैंपेन वहां पर क्यों चलाया जा रहा है और इसके पीछे कौन है और इसका क्या असर पड़ने वाला है। अगर वर्तमान समय में सोशल मीडिया ट्रेंड देखें बांग्लादेश में, तो वहां पर हैशटैग इंडियन प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बॉयकॉट का एक कैंपेन वहां पर चल रहा है। वहां के प्रधानमंत्री ने लोगों को समझाने का प्रयास किया कि क्या आप भारतीय साड़ी को जला देंगे, क्या आप भारतीय मसाले का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। जो भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम वहां जाता है, यानी कि पेट्रोल और डीजल, जिस वजह से वहां पर बाइक, बस, कार आदि के लिए फ्यूल उपलब्ध हो पाता है, क्या वे लोग उसका इस्तेमाल छोड़ देंगे? तो इस तरीके से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने वहां के लोगों को समझाने का प्रयास किया है, वो भी पब्लिकली, क्योंकि उनको पता है कि भारत उनके लिए लॉन्ग टर्म में कितना इंपॉर्टेंट देश है। सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं जिसका कनेक्शन आज के वीडियो से होने वाला है। चूंकि बांग्लादेश में इसी वर्ष 2024 में इलेक्शन हुआ और वहां पर चूंकि दो मुख्य पार्टियां हैं। पहली पार्टी है अवामी लीग, जिसकी नेता है शेख हसीना वाजिद, जिनका अभी सरकार है और वो फिर से एक बार प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। जबकि दूसरा जो मुख्य पार्टी है वो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, यानी कि बीएनपी, और उसके प्रमुख नेता हैं बेगम खालिदा जिया। बेगम खालिदा जिया पर कुछ वर्ष पहले भ्रष्टाचार का एक मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश की न्यायालय के द्वारा 17 वर्ष का कारावास का सजा सुनाया गया था। लेकिन 2020 में उनको रियायत देते हुए उनकी कारावास की सजा को नजरबंदी में बदल दिया गया, यानी वो अभी नजरबंद है। अगर खालिदा जिया की वर्तमान स्टेटस की बात किया जाए तो उनका तबीयत काफी ज्यादा खराब है, एकदम सीरियस लेवल का। उन्हें लीवर सोराइसिस का प्रॉब्लम है। बांग्लादेश के डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता है, लेकिन बांग्लादेश की जो सरकार है उसका कहना है कि नहीं, वो बाहर नहीं जा सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं नवंबर दिसंबर 2023 की हिंसा का। चूंकि अभी इलेक्शन हुआ जनवरी 2024 में, उसके 1-2 महीना पहले इलेक्शन का वहां कैंपेन चल रहा था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट न करने का फैसला लिया था। उसका ये सोच था कि जो आने वाला इलेक्शन है उसमें काफी ज्यादा भ्रष्टाचार होने वाला है। तो इस वजह से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के द्वारा काफी ज्यादा हिंसक विरोध प्रदर्शन वगैरह हुए थे, जिसके बाद लगभग 10,000 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उसके बाद वेस्टर्न मीडिया में बहुत सारी खबरें भी छपना शुरू हो गई। जब ये हिंसा का दौर चल रहा था, जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने घोषणा कर दिया था कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसके बाद वेस्टर्न मीडिया में इस तरह की खबरें चलने लगी कि वहां लोकतंत्र खतरे में है। वेस्ट के द्वारा, यानी कि पश्चिमी देशों के द्वारा, अमेरिका, यूरोप के देशों के द्वारा ऑफिशियली भी बांग्लादेशी सरकार की निंदा किया जाने लगा। उसके बाद कुछ इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन भी लगा। अब चूंकि किसी भी देश पर अगर इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन लगता है तो वो उसके इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता है, लेकिन बांग्लादेश को ये पता है कि उसके साथ भारत है। इसके बाद सवाल यह है कि आखिर ये जो कैंपेन चल रहा है, इंडिया आउट कैंपेन, इंडियन प्रोडक्ट का बॉयकॉट का कैंपेन, आखिर ये कैंपेन अचानक से बांग्लादेश में शुरू क्यों हो गया? क्योंकि बांग्लादेश में 2-3 महीना पहले तो काफी हिंसा का माहौल था। उसके बाद इलेक्शन हुआ जनवरी में। आखिर ये कैंपेन स्टार्ट क्यों हुआ और ये कहां से प्रभावित है? तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा मालदीव के बारे में। चूंकि मालदीव के अभी प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू। वहां पर पिछले वर्ष इलेक्शन कैंपेन के दौरान मोहम्मद मोइजू ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। मोहम्मद मोइजू के द्वारा चलाया गया इंडिया आउट कैंपेन वहां इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि मोहम्मद मोइजू को वहां के लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और उनकी सरकार भी बन गई। क्योंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने पिछले वर्ष ये घोषणा कर दिया था कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि अगर इलेक्शन हुआ भी तो हम जीतने वाले नहीं हैं। अब चूंकि इलेक्शन वगैरह हो गया है, वहां नई सरकार का भी गठन हो गया है। अब इसके बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी मालदीव के फार्मूले को अपनाना चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर मालदीव वाला फार्मूला जो मालदीव में अपनाया गया था मोहम्मद मोइजू के द्वारा, वहां सक्सेस हो सकता है तो यहाँ भी सक्सेस हो सकता है। तो ये कुछ ऐसा कारण है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यहाँ पर ये एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वहां पर एक भारत विरोधी माहौल बीएनपी के द्वारा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके पीछे एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि बीएनपी चाहता है कि बांग्लादेश में वो अपने बेस को ज्यादा स्ट्रांग करे, क्योंकि उसका टारगेट है 2029 का इलेक्शन। अब सवाल यह है कि क्या 2029 में बीएनपी की सरकार बनेगा? अब वो तो आने वाले समय पर डिपेंड करेगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है बांग्लादेश में, क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय है? तो देखिए, अगर ये कैंपेन लॉन्ग टर्म चलता है और इसकी इंटेंसिटी अगर ज्यादा रहती है लंबे समय तक, तब ये भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कारण यह है कि भारत बांग्लादेश को जो एक्सपोर्ट करता है, एनुअल एक्सपोर्ट भारत की तरफ से जो होता है, वो लगभग 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है।
जबकि बांग्लादेश की तरफ से जो भारत को ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट होता है एनुअली, वो अप्रोक्स 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। तो आप समझ सकते हैं बांग्लादेश जो भारत को एक्सपोर्ट करता है उसकी तुलना में भारत से जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट होता है वो 7 गुना ज्यादा बड़ा है। और इतना ही नहीं, भारत का 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी बांग्लादेश है। तो वैसे में भारत का विचार यही है वर्तमान समय में कि ये कैंपेन जल्दी से जल्दी समाप्त हो। चूंकि ये कैंपेन अगर लंबा समय तक चलता है और हाई इंटेंसिटी के साथ चलता है तभी भारत को प्रॉब्लम है। अब इसका स्ट्रेंथ कितना है, चलिए जरा इसको जांचते हैं। अगर 2001 की इलेक्शन की बात किया जाए, चूंकि 2001 से 2006 तक बेगम खालिदा जिया का सरकार था, यानी कि बीएनपी पार्टी का सरकार था। 2001 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें ओवरऑल वोटिंग हुआ था 75%। कि 2024 में जो इलेक्शन हुआ जिसमें शेख हसीना वाजिद जीतती हैं, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज काफी डाउन था, यानी मात्र 40% ही वोटिंग हुआ है। यानी 2001 की तुलना में 2024 के इलेक्शन में 35% कम वोटर्स ने अपने वोट का, मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो क्या ऐसे में ये जो 35% लोग कम इस बार वोट दिए हैं वो बीएनपी के समर्थक रहे हैं? तो ज्यादातर जाहिर सी बात है इसमें बीएनपी के ही समर्थक होंगे। दोस्तों, ये जो डाटा आपने देखा तो इस डाटा से आप समझ गए होंगे कि बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी के समर्थक काफी है। अब चूंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, अब कोई भी देश का कोई राष्ट्रीय पार्टी है तो उसके फॉलोअर तो काफी होंगे, तो उसके समर्थक हैं काफी, नो डाउट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे के सारे जो सपोर्टर है वो इंडिया आउट कैंपेन में पार्टिसिपेट ही करेंगे। बांग्लादेश की इकोनॉमी की बात किया जाए तो पिछले 1 दशक में बांग्लादेश के इकोनॉमी ने काफ़ी फास्ट तरीके से ग्रो किया है। लेकिन जो कोरोना काल आया यानी 2020, उसके बाद वहाँ के इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है उसमें काफ़ी कमी देखने को मिला है। इस वजह से उसकी आर्थिक स्थिति कुछ खराब हुआ है। अगर किसी देश का आर्थिक स्थिति खराब है, कहीं बेरोजगारी बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है लोगों को सरकार के खिलाफ एकजुट करना कहीं आसान हो जाता है। और बीएनपी पार्टी भी कुछ ऐसा ही करने का प्रयास कर रही है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एंटी इंडिया कैंपेन बांग्लादेश में वहां की बीएनपी पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, वो भी अपने फायदे के लिए। अब सवाल यह है कि क्या वेस्टर्न कंट्री में भी एंटी इंडिया कैंपेन चल रहा है? तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मुशफिकुल फजल। ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है इसका नाम है मुशफिकुल फजल। ये बांग्लादेश की सरकार के द्वारा भगौड़ा घोषित है। ये बीएनपी पार्टी का कार्यकर्ता रहा है। अगर आप गूगल करेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बीएनपी पार्टी से जुड़ा हुआ है। ये इसका ट्विटर अकाउंट है। इसके ट्विटर अकाउंट पे ये लिखा हुआ है कि वाशिंगटन बेस्ड जर्नलिस्ट, यानी ये अमेरिका में रहता है। मैंने अभी आपको बताया कि ये बीएनपी पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसका प्रूफ क्या है? तो एक तो प्रूफ ये है कि अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे वेबसाइट पे इसके बीएनपी पार्टी से जुड़े हुए होने का प्रमाण मिल जाएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पुख्ता प्रमाण यह है कि 2001 से 2006 जब बेगम खालिदा जिया का वहां सरकार था, जो प्रो पाकिस्तानी नेता है बांग्लादेश की, तो खालिदा जिया का असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी भी 2001 से 2006 के बीच मुशफिकुल फजल ही था। व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग, यानी अमेरिकी सरकार का जर्नलिस्ट से, मीडिया से बात करना, तो वहां पर भी ये मुशफिकुल फजल पहुंच जाता है। और वहां पर वो सवाल क्या पूछता है? वहां पर इंडिया से जुड़ा हुआ ऐसे नेगेटिव फैक्ट पे सवाल पूछता है जिससे कंट्रोवर्सी खड़ा हो जाता है। अब जैसे कि इसने हाल ही फिलहाल अमेरिकी सरकार के स्पोक्स पर्सन से एक सवाल पूछा था कि आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हो रही है। उसके बाद अमेरिकी स्पोक्स पर्सन के द्वारा इस बारे में कुछ जवाब भी दिया गया। उसके बाद भारत की तरफ से भी रिस्पॉन्स दिया गया। उसके बाद अमेरिका और भारत के बीच एक वाद विवाद भी शुरू हो गया। तो ये जो वाद विवाद शुरू हुआ था अभी कुछ दिन पहले, जो अब समाप्त हो चुका है भारत और अमेरिका के बीच केजरीवाल के मुद्दे पर, आखिर इसके पीछे कौन था जिम्मेदार? इसके पीछे जिम्मेदार था ये मुशफिकुल फजल। फिर मुशफिकुल फजल को इससे क्या फायदा होता? इससे इसको 2 फायदा था। पहला फायदा ये था कि ये चीप पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है, यानी कि ये सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहा है। अपने फॉलोअर को वो इस तरीके से बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी विवाद को शुरू करता है, विवाद के जड़ में है, तो जाहिर सी बात है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली होती है। इसके अलावा चूंकि ये बीएनपी पार्टी का सपोर्टर है और बीएनपी पार्टी एंटी इंडिया कैंपेन बांग्लादेश में चला रही है और बांग्लादेश के बाहर वो एंटी इंडिया कैंपेन मुशफिकुल फजल के थ्रू चलवा रही है। तो ऐसे में अगर ओवरऑल कहा जाए तो ये कैंपेन लॉन्ग टर्म तक चलने वाला नहीं है, और अगर थोड़ा लंबा खींचता भी है तो उसमें ज्यादा इंटेंसिटी नहीं रहने वाला है।